सब्र भी इसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है जी। अच्छा, इमोशन जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि जज़्बात की ज़हानत, यानी आप अपने कितने ज़हीन हैं, आप कितने इंटेलिजेंट हैं अपने जज़्बात को मैनेज करने में। एक है ना आईक्यू, ठीक है ना, इंटेलिजेंस कोशेंट, तो एक है ईक्यू, इमोशनल कोशेंट। एक है कि आप मैथ्स के सवाल कितने अच्छे हल कर लेते हैं, आपको अंग्रेज़ी के कितने वर्ड्स याद हैं, कितने स्पेलिंग याद हैं, ये सब कॉग्निटिव लेवल के ऊपर है। एक है आप अपने गुस्से को कैसे काबू करते हैं, आपको बहुत ज़्यादा खुशी है तो उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, गम को, नफ़रत को, खौफ को कैसे मैनेज करते हैं, किस अपने इमोशंस को और दूसरे के इमोशन को भी। क्या आपने देखा, आप देखिए हमारे यहाँ लड़ाइयाँ क्या होती हैं कि वो गाड़ी ने एक बंदे ने कट मारा बड़ी तेज़ी से और दूसरा उसने आगे जाके गाड़ी रोक दी। तोड़ूंदे, तो अंधे हो, तुमने ऐसे कर दिया, दूसरा कहता है तुमने ओ डस डू डस। तो एक के अंदर भी इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है। तो क्या होता है, अक्सर गोली चल जाती है और इवन फायर हो जाता है, बंदा मार दिया जाता है, या हाथापाई हो जाती है, मुक्के लातें हो जाती हैं, कुछ भी हो जाता है। हालाँकि कोई ऐसी बात नहीं कि एक बंदे ने तेज़ी से कट मार दिया या उसने ब्रेक लगा दी, थोड़ा-सा आप डिस्टर्ब हुए, लेकिन आप कहते हैं यार हो सकता है आगे कोई कोई जानवर आ गया हो या उसका ध्यान ना हुआ हो, लेकिन नहीं, हम तो लड़ने मारने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब हम इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। हम अपने इमोशंस को काबू करना, मैनेज करना, समझना नहीं जानते। अभी मियाँ-बीवी की लड़ाई में क्या होता है कि शौहर ने कुछ कहा, बीवी ने आगे से पलट के जवाब दे दिया। वो ये नहीं देख रही कि यार इस वक़्त शौहर गुस्से में है, मैं खामोश हो जाऊँ, या शौहर नहीं देख रहा इस वक़्त बीवी गुस्से में है, चलो मैं इससे बाद में बात कर लूँगा। नहीं, वो कहता है इसकी हिम्मत कैसी हुई? वो कहती है इसकी, ये मुझे ज़लील कर रहा है, एंड देन डज़ एंड सम तलाक़ें हो जाती हैं अक्सर इस तरह से। तो इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी ज़रूरी है। तो लीडरशिप, लीडर को तो हज़ारों लोगों के इमोशंस को देखना पड़ता है। तो उसका एक जुमला हज़ार लोगों के इमोशंस को मैनेज करता है। हज़ार लोगों के इमोशंस को जो है वो आगे-पीछे कर सकता है। ठीक है ना? तो बीइंग इमोशनल इंटेलिजेंट मीन्स बीइंग एबल टू इफेक्टिवली मैनेज आवरसेल्फ एंड आवर रिलेशनशिप। जितने आप इमोशनली ज़हीन होंगे, उतना ही आप अच्छे से काम कर सकते हैं। और ये दुनिया में बेशुमार स्टडीज़ हुई हैं, जिनके अंदर ये बात यूँ कह लें कि कन्फर्म हो गई है 100% कि जो बंदा इमोशनली ज़हीन होता है, वही सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होता है। Leaders who score high on EQ are typically more effective and rated as more effective by the peers and support. तो ज़्यादा इफेक्टिव मीन्स ज़्यादा कामयाब। वो बिजनेस भी अच्छा चलाता है, वो क्या कहते हैं कामयाब भी होता है, वो आगे अर्निंग भी ज़्यादा कर लेता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस बड़ी ज़रूरी है। ये हमारे इमोशंस है, पॉजिटिव में क्या एंजॉयमेंट है, प्राइड है, लव है, रिलीफ है। नेगेटिव में क्या होता है, डिसगस्ट, नफरत, एनवे, शक, सैडनेस, गिल्ट, फियर एंड एंगर वगैरह। ये हमारे सर ये जो पिछले स्लाइड में थर्ड पॉइंट था, इसका थोड़ा तशरीह अगर करे। सॉरी सर, कौन सा? ये थर्ड पॉइंट जो है, लीडर्स हु स्कोर हाई इन ईक्यू आर ईक्यू, टाइपिकली मोर हाँ, इफेक्टिव। ईक्यू मीन्स देखिए, ये अभी मैं आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का टेस्ट देता हूँ आपके सामने ना, बस आप उसको फिर टेस्ट भी कर लीजिएगा अपनी कि आप कितने इमोशनल इंटेलिजेंट हैं। तो अच्छा कहने सर। का मकसद है कि जिस तरह आईक्यू टेस्ट होता है ना, ये आपके एनटीएस वेनटीएस, तो आप इसमें स्कोर करते हैं तो आपको आगे एडमिशन मिल जाता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये आपका आईक्यू जज होता है जी, फलां का आईक्यू 80 है, फलां का 90 है। उसमें क्या होता है, कुछ मैथ्स के सवाल हैं, कुछ इंग्लिश के हैं, कुछ स्पेलिंग्स हैं, कुछ और इस किस्म की लॉजिकल किस्म की चीज़ें होती हैं। या अगर आपने आईएसएसबी का कभी टेस्ट दिया हो आर्मी वगैरह में, तो इस किस्म के इंटेलिजेंस के टेस्ट, उसका आपकी कामयाबी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये देखिए, अब साल साल से यही समझता रहा, जो बंदा हाई इन आईक्यू विल गेट मोर सक्सेस। लेकिन अब पता चल गया पिछले 15-20 सालों के अंदर कि आईक्यू का जो है वो आपकी सक्सेस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, बल्कि इमोशनल इंटेलिजेंस का ताल्लुक है। देखिए ना, एक लीडर है, अब मैं आपको इसकी सादा सा एग्जांपल दूं। एक क्लास में एक टीचर जो है वो लीडर होता है, ठीक है। अब एक बंदे ने क्वेश्चन कर दिया, तो उसने क्वेश्चन थोड़ा ऐसा किया कि वो टीचर को गुस्सा आ गया, और गुस्सा आ गया, उसने उसको बातें सुना दी। वो लड़का भी आगे से गुस्सा आ गया, यूनिवर्सिटी का जवान बंदा है, उसने आगे से टीचर को बातें सुना दी, हाथापाई होगी, लड़ाई होगी। ये एक्चुअली हुआ है, एक्चुअली हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार हुआ है। और अक्सर यूनिवर्सिटीज में ऐसे होता है, लोग गोली मार देते हैं। ये है वो लैक ऑफ इंटेलिजेंस। लेकिन जो टीचर आप देखिए, वो क्वेश्चंस को बर्दाश्त भी करता है, सुनता भी है, समझता भी है, और उसको रिस्पॉन्ड भी करता है। क्या
वो अपने इमोशंस को भी मैनेज कर रहा है, वो भी समझ रहा है कि अगला बंदा बेवकूफ़। अब मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल देता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आपके पास सहाबा कराम भी मौजूद थे, तो एक बद्दू आया। तो गाँव का था, देहाती अनपढ़ जाहिल सा बंदा था। तो आपके कंधे मुबारक पे गर्दन पे आपकी चादर थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो उसने ज़ोर से खींची चादर और बोला, या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसने तो खैर ये दरूद शरीफ पढ़ा भी नहीं और बदतमीज़ी से नाम लिया और चादर खींची इतनी ज़ोर से कि आपकी गर्दन पे निशान पड़ गए। जब आप कपड़ा ज़ोर से खींचते हैं तो वो जिसे कहते हैं इंग्लिश में ब्रूस हो जाता है, यानी कि वो गर्दन की स्किन खराब हो जाती है। तो साहबा एकदम लपके के, ये क्या बदतमीज़ आदमी है, इसको ज़रा हम सिखाएँ, कैसे बात करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ऐसी बात। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इशारे से रोक दिया। तो आपने फरमाया क्या क्या चाहिए? तो उन्होंने उस बद्दू ने कहा कि मुझे फलाँ-फलाँ मेरी ज़रूरत है, पूरी कर दें। तो आपने उसकी जो भी उसको चाहिए था वो आपने दे दिया। जब वो चला गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अब समझाने के लिए फरमाया। फरमाया कि इसका कसूर नहीं है, ये आपस में ऐसे ही गुफ्तगू करते हैं। नाउ दिस इज़ द हाइट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। कि क्या किया कि आपने अगले के इमोशंस को समझा कि वो बेवकूफ़ है, लेकिन वो अब उसका माहौल ही ऐसा है, तो वो मुझसे अदब एहतराम मैं उससे क्यों एक्सपेक्ट करूँ? अब हमसे अगर कोई ऐसे बात कर ले, टीचर से कोई स्टूडेंट ज़रा बात करे तो फिर देखिए अपना हाल। जितना उसका बस चलेगा वो उतना करेगा। या किसी बॉस के सामने कोई जूनियर उससे बात कर ले, वो तो उसकी एसीआर भी खराब कर देगा। तो ये है आपकी लैक ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। तो जितना बंदा इमोशनल इंटेलिजेंट होता है, वो लोगों के इमोशंस को देखता है कि यार इस वक़्त मैंने इससे किस तरह से बात करी। तो उससे क्या होता है, लोगों का ट्रस्ट गेन होता है, लोग उससे प्यार करने लगते हैं, उसको पसंद करने लगते हैं, उसके लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो फिर जब इतना इफेक्टिवनेस होगी तो फिर आप सोचें कि कंपनी कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी, उसका बिज़नेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है? तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ये 4 कंपोनेंट है इमोशनल इंटेलिजेंस। सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ मैनेजमेंट या सेल्फ बिहेवियर भी इसको बोलते हैं, ठीक है? एंड देन सोशल अवेयरनेस एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सेल्फ अवेयरनेस जैसे मैंने कहा, खुद के इमोशंस को मैनेज करना, अपने बारे में जानना, ठीक है? अपनी असेसमेंट करना कि इस वक़्त मैं गुस्से में हूँ। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जब पता लग रहा होता है कि अभी मैं तबीयत ठीक नहीं है, गुस्से में हूँ या मैं अभी मेरा माइंड डिस्टर्ब है, तो मैं घर में बता देता हूँ कि यार अभी मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। या मैं कोशिश करता हूँ कि अलग कमरे में चला जाऊँ, लोगों से ना मिलूँ उस वक़्त, क्योंकि मुझे पता लग रहा है कि मैं अभी मेरा खुद पे कंट्रोल कम होता जा रहा है। तो ऐसे में फिर आपके मामलात ख़राब होने लगते हैं। तो आप फिर अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। इसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस, ठीक है? फिर इमोशनल सेल्फ कंट्रोल, ट्रस्टवर्थीनेस, कॉन्शियसनेस, एडैप्टेबिलिटी, ऑप्टिमिज्म, अचीव, ये सारी चीज़ें सेल्फ मैनेजमेंट में आएँगी कि हाउ यू आर गोइंग टू मैनेज योरसेल्फ। अब गुस्से से आपने कैसे निकलना है, बहुत नफ़रत हो रही है तो कैसे मैनेज करना है। किसी ने कुछ कह दी है तो कॉम्प्लीमेंट दे दिया है, किसी ने कोई ऐसी बात सबके सामने कह दी है, पूरी भरी महफ़िल में किसी ने कहा कि यार आप जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे, आपके कपड़े अच्छे नहीं हैं और आपका अ, बहुत ज़्यादा आपका जो है ना डिस्टर्बेंस है, तो फिर वो क्या होगा कि आप नहीं कर सकेंगे, ठीक है? सोशल अवेयरनेस, अब लोगों के साथ क्या मामला है? एम्पैथी, एम्पैथी कहते हैं पुटिंग योरसेल्फ इन द शूज़ ऑफ अदर, अपने आप को दूसरे की जगह रखकर सोचना, ठीक है? टीचर है तो अपने आप को स्टूडेंट की जगह रख के सोचे कि यार इस वक़्त ये स्टूडेंट क्या सोच रहा है। बॉस है तो अपने आप को एम्प्लॉयी की जगह रख के सोचे कि यार एम्प्लॉयी की इस वक़्त क्या सोच है। वो बॉस बन के सोचता रहेगा तो कभी काम नहीं होगा। तो लीडर है तो अपने फॉलोअर की जगह अपने आप को रख के सोचे। ऑर्गेनाइजेशनल अवेयरनेस पैदा करे कि लोग इस वक़्त ऑर्गेनाइजेशन के क्या चाहते हैं और क्या ओरिएंटेशन है सर्विस। एंड देन रिलेशनशिप है, फिर उनके साथ कैसे अच्छा रिलेशन रखना है, इंस्पायर कैसे करना है, उनको कैसे डेवलप करना है, इन्फ्लुएंस कैसे करना है, कम्युनिकेट कैसे करना है, चेंज कैसे लाना है, कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व करने हैं, बॉन्ड कैसे इस्टेब्लिश करना है और टीम कैसे बनानी है और कैसे कोलैबोरेशन करनी है। ये है वो इमोशनल इंटेलिजेंस। इस पे जो सबसे पहली पहली तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे पहली पॉपुलर होने वाली जो किताब थी, वो डैनियल गोलमैन की थी, व्हाई ईक्यू मैटर्स, ठीक है ना? बुक का नाम था इमोशनल इंटेलिजेंस, व्हाई ईक्यू मैटर्स, डैनियल गोलमैन। उसने इस कॉन्सेप्ट को बहुत पॉपुलर किया। इससे पहले ये कॉन्सेप्ट आ चुका था, लेकिन पॉपुलर उसने किया इस कॉन्सेप्ट। और उसके बाद ये पिछले 20-25 सालों में बेशुमार किताबें लिखी गई,
तकरीबन तमाम बड़ी कंपनीज के सीईओ जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस की ट्रेनिंग्स लेते हैं। पाकिस्तान में अब आहिस्ता आहिस्ता इसका कल्चर आ रहा है, लेकिन यहाँ लोगों को समझाना पड़ता है कि जी इमोशनल इंटेलिजेंस भी कोई चीज़ है। अच्छा, कई लोगों को जब मैं कहता हूँ, चूँकि मैं ट्रेनिंग्स वगैरह का रहा है एक्सपीरियंस, और करता हूँ ट्रेनिंग्स, आपको पता भी है, तो कोई बात हो तो कहते हैं अच्छा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मैं कहता हूँ खुदा के बंदे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। वो अपनी इल्मी काबिलियत झाड़ने की कोशिश करते हैं कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पता है। तो बहरहाल उनको मैं कहने का मकसद है कि उनको ये भी नहीं पता कि इमोशनल इंटेलिजेंस भी कोई चीज़ होती है। कंपनी के सीईओ बन के बैठे होते हैं। सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कई एकाध ऐसे भी मुझे मिले। तो बहरहाल ये बड़ी ज़रूरी है चीज़ है। इमोशंस क्यों इम्पोर्टेंट है, ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि हम तो हैं ही इमोशनल क्रिएचर, हम तो हैं ही जज्बाती चीज़। इमोशंस मशीन के नहीं होते हैं, इमोशंस इंसान के होते हैं। जहाँ इंसान होगा वहाँ इमोशन होंगे। ठीक है। So one reason for this is that the leaders who harness and direct the power of emotions to improve follower satisfaction, morale, and motivation get better results. तो क्या है, जो जितने ज़्यादा अपने फॉलोअर्स को इम्प्रूव के इमोशंस को मैनेज कर सकता है, उनकी सेटिस्फेक्शन बढ़ा सकता है, उनका मोरल हाई कर सकता है, उनको मोटिवेट कर सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो ओवरऑल क्या करेंगी, ऑर्गेनाइजेशन को फ़ायदा देंगी। तो इमोशंस तो इम्पोर्टेंट हैं ही। अब जो आखिरी जुमला लिखा हुआ है ना, इमोशंस आर कंटेजियस, इसको कोई एक्सप्लेन कर सकता है ये क्या चीज़, ये क्या मतलब है इसका? सर इमोशंस और कंटेंजियस, इसका मतलब है सर ये कि इमोशन एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है सर। तो इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि उससे भी काबू कंटेजियस। करना ये प्रॉब्लम है। कंटेजियस क्या होता है कंटेजियस? कंटेंजियस का मतलब सर, कंटेजियस का मतलब है जैसे छूत की बीमारी होती है ना, छूत की बीमारी जो एक से दूसरे को लगती है, जैसे अल्लाह माफ़ करे कोरोना है, ठीक है ना, या जैसे ज़ुकाम एक से दूसरे को लग जाता है, इसको कहते हैं कंटेजियस, यानी एक से दूसरे को ट्रांसफ़र जो होती है। तो इमोशंस और कंटेजियस का मतलब ये है कि इमोशंस जो हैं वो एक, आप देखें ना, घर में अगर मैं खुश हूँ तो मैं अपनी वाइफ को भी खुश रख सकता हूँ, बच्चों को भी खुश रख सकता हूँ, माँ बाप के लिए भी, उनके साथ भी हंसी मजाक करूंगा, गपशप लगाऊंगा, सारा एनवायरनमेंट फिट हो जाएगा। तो क्या हुआ, मेरे इमोशंस ने बाकी लोगों के इमोशंस को भी ट्रिगर कर दिया। और अगर मैं गुस्से में हूँ, जैसे हम छोटे होते थे तो आपको भी याद होगा कि वाले साहब घर में आ गए, ओ हो, सब शांति छा जाए, खामोशी, साइलेंस हो जाए, तो वो क्या है कि उनके इमोशंस जो है वो सारे घर पे असरअंदाज हो रहे हैं। इसी तरह लीडर का जो इमोशन होता है वो सारे घर पे, यानी सारी टीम पे असरअंदाज होता है। अब एक टीचर आए और आते ही क्लास में गुस्सा शुरू कर दे, और ऐसे कर दो, तुम यहाँ निकल जाओ, तुम बाहर दफा हो जाओ, तुम खामोश हो जाओ, ये करो। अब उसका इमोशन पूरी क्लास के अंदर सरायत कर गया, यानी सबको लग गया, सब सहम गए हैं, डर गए हैं, या डर गए हैं या फिर किसी को रिटेलिएट कर जाएंगे, जो भी है। और अगर क्लास में एनवायरनमेंट अच्छा रखता है तो सारे खुश हैं, गपशप हो रही है, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, सवाल हो रहे हैं, जवाब हो रहे हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, तो ये इमोशंस आर कंडीशंस। तो इसलिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है इमोशंस को मैनेज। अगर एक बंदा जो है वो प्रॉब्लमेटिक है, नेगेटिव है, तो देखिए वो पूरे डिपार्टमेंट के अंदर नेगेटिविटी क्रिएट कर सकता है। तो इमोशन जो है ये ट्रेवल करते हैं, आपका इमोशन दूसरे को इफेक्ट करता है, दूसरे का तीसरे को, तीसरे का चौथे को। तो इसलिए कहते हैं इमोशंस आर कंटेजियस। ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा अगर नाराज है तो बस बाकी ऑर्गेनाइजेशन चलती रहेगी, नहीं, वो कुछ ना कुछ लाजमी ऐसा काम करेगा जो दूसरे को इफेक्ट करेगा, और नहीं तो नेगेटिव कमेंट ही पास करेगा। तो नेगेटिव कमेंट दूसरे को जब जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसके जहन में भी ये बात घर कर जाएगी, फिर दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे हैं, इस तरह मामला ख़राब होता है। तो ये आप इसको लाजमी समझें कि इमोशंस जो हैं वो हैंडल, ये फैमिलीज है इमोशंस की, फियर है, फियर के अंदर फिर सरप्राइज, सैडनेस और सारी चीज़ें, और इसके दरमियान है लव। दुनिया का सबसे पावरफुल इमोशन है लव, और तारीख भरी पड़ी है कि जब मोहब्बत दी गई अपने फॉलोअर्स को तो क्या क्या कमालात उन्होंने कर डाले। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता, एक ही एग्जांपल दूं जिससे आपको समझ आ जाए। सबसे बड़ी एग्जांपल
हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी। आपने अपने फॉलोअर्स को इतना प्यार दिया, इतनी शफ़क़त दी, इतनी मोहब्बत दी, इतनी केयर दी कि उन्होंने कैसे अपनी गर्दनें कटा दी अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की खातिर। तो ये और उससे फिर आगे नीचे आते चले जाएँ, तो चाहे वो कोई भी हो, नॉन मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, जिस लीडर ने अपने फॉलोअर्स को प्यार दिया, मोहब्बत दिया, ट्रस्ट दिया, लोग उसके लिए खड़े हुए। चाहे वो कायद-ए-आज़म हो या वो गांधी हो, तो दोनों को ना अपने-अपने लीडर्स को, उनको फॉलोअर्स को उन्होंने चाहत दी, उनको ट्रस्ट दिया, तो उन्होंने फिर उनके लिए क्या-क्या करा। तो बहरहाल ये भी इमोशन है, एंगर भी है, डिसगस्ट, नफ़रत। नफ़रत भी बड़े कमाल का इमोशन है, ये भी बड़े काम कराती है और बड़े लोगों ने इसको पॉज़िटिव भी यूज़ किया है, ठीक है ना? शेम, सैडनेस और सरप्राइज़, ये सारे इमोशंस हैं हमारे।